नमस्कारम दोस्तों, मैं अंशुल तिवारी लेके आया हूं आप लोगों के लिए एमपीपीएससी स्पेशल मास्टर स्ट्रैटेजी सेशन। यह सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो दो या दो से अधिक बार प्रीलिम्स दे चुके हैं पर क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। उन मेधावी विद्यार्थियों के लिए जो तैयारी तो बहुत कर रहे हैं लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि गलतियां कहाँ हो रही है, और उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2027 को टारगेट कर रहे हैं। दोस्तों, आज का टाइम हार्ड वर्क का नहीं रहा है। इतने सालों के एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकता हूं कि अब केवल हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा। अब हमें स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, हमें सही स्ट्रैटेजी को फॉलो भी करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जो आप में लैक कर रही है। आज की क्लास को मैंने 3 चरण में 3 फेजेस में बांटा हुआ है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे उन रिपीटर्स की जो प्रीलिम्स दे रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, 8-8 10-10 घंटे लाइब्रेरी में दे रहे हैं, घर में दे रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश जो है उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा है। फिर सेकंड फेज में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जो मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन उनके हाथ में कुछ मिल नहीं रहा है। एंड थर्ड हम बात करेंगे उस फेज की जब हम बात करेंगे कि जो बिगनर्स है उन्हें कैसे अपना टाइम बचाना चाहिए और कैसे इस एग्जाम को स्मार्टली क्रैक करना चाहिए। तो एक एक करके चीजें मैं प्रूफ के साथ लाया हूं, वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप अच्छे से चीजों को समझ पाए। तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी में सबसे पहला किरदार हमारा जो है वो है कि ऐसे स्टूडेंट जो गलतियां कर रहे हैं और प्रीलिम्स को 1-2 नंबर से या 1-2 क्वेश्चन से छूट छूट रहा है। सबसे पहले अगर उनकी बात करें तो मिस्टेक नंबर 1 जो है वो क्या है, तो दोस्तों मिस्टेक नंबर 1 आपको मिलेगी कि आपने सिलेबस जो है उसको ढंग से नहीं पढ़ा है। आप लोगों ने बहुत तैयारी करी है, बहुत सारे जो आपको टीचर्स ने नोट्स पढ़ाए हैं वो आपने पढ़े हैं, आपने टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर ली है, वो नोट्स पढ़े हैं, आपने यूपीएससी के पढ़ डाले, एमपीपीएससी के पढ़ डाले, यूपीपीसीएस के पढ़ डाले, लेकिन एक सबसे बड़ी गलती हमने कर दी कि हमने सिलेबस पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दिया कि सिलेबस में क्या चीजें मेंशन करी गई है। और ये स्टूडेंट की एक सबसे बड़ी समस्या रही है कि वो सिर्फ कंटेंट पर फोकस करता है, वो सिलेबस पर फोकस नहीं करता। तो सबसे पहली स्टेप जो हमें फॉलो करनी है वो क्या करनी है कि आप अपना सिलेबस लेके आइए। सिलेबस ही आपकी गीता है। सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए, आपके टेबल पर, आपके दीवार पर होना चाहिए। सेकंड नंबर पर बात करें तो ये सबसे बड़ी समस्या है जो हाल के दिनों में देखी गई है, द पीडीएफ कलेक्टर सिंड्रोम। अब ये पीडीएफ कलेक्टर सिंड्रोम जो है वो क्या है, स्टूडेंट को हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे जो 2 क्वेश्चन से सिलेक्शन रुक गया, मैं मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया, उसके पीछे केवल ये 2 क्वेश्चन जिम्मेदार है। अगर मेरे पास ये कंटेंट होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। पर दोस्तों हर बार ये बात सही सिद्ध नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि केवल ये पीडीएफ कलेक्शन के लिए ही हम जो बेसिक्स है उन्हें भूल जाते हैं और रिवीजन में कमी कर देते हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हमारा वो कॉन्फिडेंस ही बिल्टअप नहीं हो पाता जो हमें कहे कि हाँ हम एग्जाम निकाल सकते हैं। हमें हमेशा एक ही चीज की फीलिंग आती है कि हम उतने तैयार नहीं है जितना हमें तैयार होना चाहिए था। रीजन क्या है? रीजन है कि ओवर उपलब्धता हो गई है ना। हर चीज आपको इंटरनेट पर मिल रही है, टेलीग्राम पर मिल रही है, यूट्यूब पर मिल रही है, तो हमें हमेशा कमी का फील कराती है। तो पहले इस सिंड्रोम से हमें बाहर आना है कि हमारे पास कंटेंट नहीं है। जिस भी संस्थान से आप पढ़ रहे हैं, जिस भी किताब से आप पढ़ रहे हैं, आप उस पर भरोसा करिए और सबसे पहले ये चेक करिए कि वो सिलेबस के आपके अनुरूप है या नहीं है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है या नहीं है। अगर वो है तो बिल्कुल उस पर विश्वास करिए और मेहनत करिए, उसी चीज पर। पीडीएफ कलेक्टर नहीं बनना है। थर्ड नंबर पर अगर बात करें तो लैक ऑफ मल्टीपल रिवीजन्स। इसका साइड इफेक्ट यही रहता है कि आप जब बहुत सारी पीडीएफ इकट्ठे करते रहते हो, है ना, जब बहुत सारी ऐसी रैंडमली आप क्लासेस देखते रहते हो या पीडीएफ पढ़ते रहते हो, तो वो जो अमूल्य समय है वो आप वेस्ट कर देते हो और फिर आपके पास रिवीजन के लिए समय नहीं रहता। एक स्टूडेंट का माइंडसेट बना हुआ है कि पहले मैं कंसेप्ट समझ लेता हूं, पहले मैं हर चीज लिख लेता हूं, नोट्स बना लेता हूं, बस यही करते रहता हूं, जब प्रीलिम्स आएगा तब रिवीजन स्टार्ट करूंगा। और होता यह है कि ये समुद्र जैसा सिलेबस फिर उस टाइम पर हम पी नहीं पाते हैं, हमारे दिमाग में फिट नहीं हो पाता है, आधा अधूरा याद रहता है और एग्जाम में हम नर्वस हो जाते हैं और हम ऑप्शंस में गलती कर बैठते हैं। आप हमेशा नोटिस करिएगा, लैक ऑफ रिवीजन की वजह से उसी क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में आपकी गलती हुई है कि आपको ए लगाना था आपने बी लगा दिया, वो तभी हुआ है जब आपका रिवीजन कम है। पढ़ा तो था बट रिवीजन कम किया था। और रिवीजन कम क्यों हुआ था? क्योंकि हम इस सिंड्रोम से ग्रसित थे, हम ये सिंड्रोम के चक्कर में फंसे हुए थे। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। सिलेबस पर हमें पैनी निगाह रखनी है, प्लस पीडीएफ कलेक्टर सिंड्रोम में नहीं आना है, अपना कॉन्फिडेंस अपने साथ में रखना है। तीसरा, हमें मल्टीपल रिवीजन जो है वो करने हैं। अब ये 3 के बाद में एक चौथी गलती होती है, पीवाईक्यू से डरना और टेस्ट सीरीज से डरना। देखिए ये हमें अवॉइड करना पड़ेगा। हमें पीवाईक्यूज लगाने होंगे। पीवाईक्यूज इनसाइट देते हैं कि किस तरीके से आयोग क्वेश्चन पूछते आ रहा है। फिर चाहे आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, अगर आप 2026 के पेपर को हटा दें तो आपको 2025, 24, 23, 22, 21 इन सब में एक सिमिलैरिटी जो है वो देखने को मिलेगी। सेकेंडली, जो टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए मिरर का काम करती है कि इतने कंपटीशन के बीच में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो आप तैयारी कर रहे हैं, साथ के साथ में आप पीवाईक्यूज लगाइए, आप साथ के साथ में टेस्ट सीरीज जो भी उपलब्ध हो उनको लगाना अभी से शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे आपके टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं, यूनिट कंप्लीट हो रही है, सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है,
है, आपका रिवीजन जरूरी है, और रिवीजन का एनालिसिस ही क्या है, वो है टेस्ट। फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो मेंस की आंसर राइटिंग नहीं करना, ये सबसे बड़ा मुझे लगता है लूप होल है जिसकी वजह से प्रीलिम्स रुकता है। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जो व्यक्ति एक बार दो बार मेंस लिख लेता है वो बार बार मेंस लिखता है, और जो व्यक्ति मेंस नहीं लिख पा रहा है वो प्रीलिम्स के लूप से बाहर ही नहीं आ पा रहा है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है, अगर आप नोटिस करोगे और मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो 2022 का पेपर उठाइए, 2023 का पेपर उठाइए, 2024 का मेंस का पेपर उठाइए, और ये मेंस के पेपर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि 2022 में जो मेंस में पूछा गया वही क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया 2023 में, है ना। ऐसे बहुत से क्वेश्चन 2023 मेंस में पूछे गए जो आगे चलकर 2024 में पूछे गए। ऐसे 2024 मेंस में बहुत से क्वेश्चन पूछे गए जो प्रीलिम्स 2025 में पूछे गए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 2024 में क्वेश्चन आया है लाडली बहना योजना का, ठीक है, और यही क्वेश्चन जो है वो आपको 2025 में प्रीलिम्स में भी ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया है। तो बात समझ रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा मेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई मेंस के ऐसे सब्जेक्ट है, लेट्स से सोशियोलॉजी है, एथिक्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है ना, ये सब्जेक्ट भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं कंसेप्ट क्लैरिटी में, और आपको ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि जब आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे तो ऑलरेडी आपने सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रखे हैं। तो मेंस से भागिए मत, क्योंकि प्री के बाद जॉब नहीं मिलती। जॉब के लिए प्री के बाद में मेंस भी देना पड़ेगा, उसे भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, एंड देन फिर जाकर आपको जॉब जो है वो मिल सकती है। तो विशेष तौर पर ध्यान दीजिए कि आप मेंस के सब्जेक्ट को छोड़े नहीं और आंसर राइटिंग डे 1 से स्टार्ट करें। अभी हमें आंसर राइटिंग नहीं आती, हमारा प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं है, तो आपको साइकिल चलाते भी नहीं आती थी, पर सीखी ना धीरे धीरे करके, बस वही काम यहाँ पर है। स्टार्टिंग में कोई अच्छा नहीं लिखता, सब धीरे धीरे ही सीखते हैं, आप भी धीरे धीरे ही सीखेंगे, लेकिन उसके लिए स्टार्ट करना जरूरी। जब तक स्टार्ट ही नहीं करोगे तो पहुंचोगे कैसे। तो स्टार्ट करना शुरू करिए। जो भी आपके मेंटोर हो, गाइड हो, टीचर हो, या ऐसे कोई जिन्होंने मेंस लिखा हुआ है, आप उनको कॉपी दिखाइए, वो आपको बताएंगे, आपको गाइड करेंगे, धीरे धीरे यू विल गो फॉर बेटरमेंट। आपके आंसर खुद ब खुद अच्छे होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग की मसल जो मेमोरी जो है वो स्ट्रांग होती जाएगी, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आंसर जो है वो लिखे जाते हैं। देन लास्ट अगर बात करें तो मेंस के सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है, चाहे कुछ भी कंडीशन हो जाए। रीजन बीइंग कि हमारा टारगेट प्रीलिम्स निकालना नहीं है, हमारा टारगेट है सिलेक्शन प्राप्त करना, हमारा टारगेट है पोस्ट प्राप्त करना। तो आई होप ये सारी पॉइंटर्स जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे कि स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलतियां जो होती हैं वो क्या क्या होती है, किस वजह से वो फंस जाता है, किस वजह से उसका पेपर जो है वो नहीं निकलता है। और एक और चीज जो हमेशा याद रखिएगा, जितने भी 2 या 2 से ज्यादा बार प्रीलिम दे चुके हैं, आप लोगों को एक और सिंड्रोम रहता है कि हमें सब आता है। मैं समझ सकता हूं ये फीलिंग कैसी रहती है, क्योंकि वही चीज बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना। पर मेरे दोस्त, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये प्रीलिम्स या एमपीपीएससी के एग्जाम जो है बहुत जालिम है। इसमें अगर आप मेंस में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए तो वापस से प्रीलिम्स ही देना है, मतलब 99 से वापस 2 पर ही आना है इस सांप सीढ़ी के खेल में। तो हमें भले ही हम कितने ही क्वालिफाइड क्यों ना हो, हमें रिवीजन अच्छे से करना है, हमें कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। जब भी दिमाग में आए कि ये मुझे सब आता है, आप उसे लिख के देखिए कि कितना आपको आता है। आपको आपके दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। देन सेकंड अगर बात करें दोस्तों, तो सेकंड आती है बात जो रिपीटर बार बार गलती कर रहे हैं, तो वो कहां कहां और गलती कर रहे हैं। तो हर साल जो है वो नई स्ट्रैटेजी बनाते हैं। इस बार पेपर में नहीं निकला, अब नई स्ट्रैटेजी जो है वो हम लेके आए हैं। नहीं, स्ट्रैटेजीज टीचर्स बताएंगे, वो उनका काम है ना। टीचर्स आपको मोटिवेट करेंगे, वो उनका काम है, लेकिन आपको प्लानिंग करनी है। आपको अपने लिए देखनी है कि मेरे लिए ये स्ट्रैटेजी सही बैठ रही है, नहीं बैठ रही। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अपनी खुद की क्या करें, अपनी खुद की प्लानिंग करें, अपनी खुद की जो है आपको प्लानिंग करनी है, ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं और आपको आगे कैसे बढ़ना चाहिए। सेकंड है, हर साल एक नई कोचिंग जो है वो ढूंढ लेना कि यार वो कोचिंग वाले सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, वो मैम ने अच्छा नहीं पढ़ाया। नहीं, अगर सचिन तेंदुलकर ऐसा सोच रहे होते तो हो गया था काम, है ना। विराट कोहली ने ऐसा सोचा था तो हो गया काम। देखिए, टीचर का काम होता है मार्गदर्शक के तौर पर काम करना, गाइड के तौर पर काम करना। अगर आचरेकर जी इतने अच्छे थे जो सचिन तेंदुलकर जी के कोच थे, तो सचिन तेंदुलकर जी जैसे 10 प्लेयर क्यों नहीं और निकले। रीजन बीइंग कि सचिन की खुद की भी बहुत मेहनत थी उसमें, है ना। सचिन ने खुद ने अपने साइड से बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, इसीलिए हमें गॉड ऑफ क्रिकेट मिला। सेम केस विराट कोहली का है, सेम केस युवराज सिंह का है। तो मेहनत आपको खुद को करनी पड़ेगी। टीचर कोई भी हो, आपका मेंटोर कोई भी हो, आपका मार्गदर्शक कोई भी हो, वो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है। असली मेहनत आप ही करते हो और आपको ही उसका क्रेडिट मिलना भी चाहिए। देन नेक्स्ट बात करें तो हर साल कोई नई बुक ले आना उठा के, नहीं, ये गलत है। जो आपने पढ़ा है, आप पेपर को एनालाइज करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या मैंने सही बुक पढ़ी थी, क्या मेरे पास में सही नोट्स थे, क्या मेरे पास में सही कंटेंट था। अगर नहीं था तो जाइए, अदरवाइज हर साल नई बुक को पढ़ने से कोई सेंस नहीं है। अगर आपका
कंटेंट सब कुछ पेपर में जो आया है वो आपके कंटेंट में से, आपके नोट्स में से आया है, तो बस उसी का मल्टीपल रिवीजन करना है, वो ज़्यादा जरूरी है। देन फिर टेस्ट का एनालिसिस नहीं करना। कई स्टूडेंट के साथ में समस्या देखी गई है कि टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते, बस टेस्ट लगाते रहेंगे, है ना। जैसे कहीं पर एबीसीडी चल रहा है, बस एबीसीडी लगाने पर फोकस है, उसके बाद ये नहीं देखेंगे कि जितने गलत करे वो गलत क्यों थे, क्या हमारा टॉपिक स्ट्रांग था, क्या हमारा टॉपिक स्ट्रांग नहीं था, नहीं था तो क्यों नहीं था, कंटेंट अपडेट नहीं था तो क्यों नहीं था, और उसे कैसे अपडेट करें, वो सारी चीज़ों पर काम करना है। एंड लास्ट है कि ये मानना हमें तो सब आता है ना। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इशू रहता है, इससे बच के रहिएगा। हमेशा जब भी ऐसा लगे लिख के देखिए चीज़ें, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, फिर हमें मोटिवेशन आएगा कि नहीं ये चीज़ें नहीं आती, इसे हमें तैयार करना है। देन नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें तो अगला हमारे आते हैं बिगनर्स के बारे में, कि ऐसे लोग जो है वो कैसे तैयारी करें। बिगनर्स को भी क्या करना चाहिए, ये जो 2-3 साल की तपस्या है ये करनी है क्या? नहीं, हमें 2-3 साल की तपस्या नहीं करनी। और वो तपस्या नहीं करनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आप जो आपका पीवाईक्यूज है और आपका सिलेबस है, इस पर विशेष तौर पर पैनी निगाह रखिए। सिलेबस आपको ये बताता है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, और पीवाईक्यू ये बताता है कि उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। तो ये आपके लिए आपकी गीता है सभी के लिए, चाहे आप बिगनर हो चाहे आप रिपीटर हो, आपको आपके सिलेबस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, आपको आपके पीवाईक्यूज का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। सेकेंडली, अपना बेस मजबूत करें। जो बिगनर से अपना बेस मजबूत करे, मैराथन में है ना कि भाई 10 घंटे में पॉलिटी खत्म, 12 घंटे में हिस्ट्री खत्म, 8 घंटे में ज्योग्राफी खत्म, ये नहीं काम करेगा। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एमपीपीएससी, स्टेट की सबसे बड़ी एग्जाम होती है, सबसे टफ एग्जाम होती है। अगर 6-6, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे में सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता तो फिर लोग बाग साल भर मेहनत क्यों करते, क्यों ही करते? खुद सोचिए इस चीज को। तो यहां पर ये चीजें से कोई फायदा नहीं होगा। अपना बेस मजबूत करिए, बेसिक्स से पढ़ाई करिए, कंसेप्ट क्लियर करिए। सिर्फ प्री पढ़ के, फैक्चुअल पढ़ के काम नहीं चलेगा, मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करिए ताकि आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो। देन थर्ड है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ये बहुत बड़ी समस्या होती है। जो बच्चे 1-2 बार जिनका पेपर नहीं निकल पाता है, उन्हें तो ये समझ में आ जाती है कि कंसिस्टेंसी की वैल्यू क्या है, लेकिन जो नई नई तैयारी चालू करते हैं ये मौसमी पढ़ाई करते हैं। अब मौसमी पढ़ाई कैसे होती है, जैसे अभी जून का महीना जो है वो चल रहा है, अभी कुछ टाइम बाद में सावन लग जाएगा, तो सावन में पता चला हफ्ते भर की छुट्टी हो गई, फिर गणेश जी बैठेंगे फिर हफ्ते भर की छुट्टी हो गई, फिर दिवाली आएगी फिर हफ्ते भर की छुट्टी हो गई, बीच में गरबा वरबा आएगा वो हफ्ते भर की छुट्टी हो गई, नया वर्ष आएगा फिर हफ्ते भर की छुट्टी हो गई। लेकिन ये हफ्ते हफ्ते भर की छुट्टी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 2 महीने तो यूं ही गायब हो गए और फरवरी में तो पेपर ही आ गया। वो नहीं करना है। मैं समझता हूं कि त्योहार की अपनी एक वैल्यू होती है ना, हर उत्सव की अपनी एक वैल्यू होती है, बिल्कुल समय दीजिए उसको, लेकिन अपनी पढ़ाई से समझौता करके नहीं। आप 6 घंटे पढ़ते थे, आप 2 घंटे पढ़िए, लेकिन एटलीस्ट वो 2 घंटे रिवीजन करिए। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप उसको रिवीजन के लिए यूटिलाइज करें, आंसर राइटिंग के लिए यूटिलाइज करें, एमसीक्यू लगाने के लिए यूटिलाइज करें। 365 दिन में एक भी ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से जिस दिन आप 1 घंटा भी नहीं पढ़े। 1 घंटा पढ़िए एटलीस्ट, लेकिन 1 घंटा रिवीजन करिए, वो आपके लिए मस्ट रहेगा। तो ये चीज़ का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने तीनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए बता दिया। पहले वो जो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनसे गलती कहाँ हो रही है, दूसरे नंबर पर वो जो रिपीटर्स है, 2-3 बार प्रीलिम दे चुके हैं बट स्टिल दे आर नॉट क्वालिफाइड फॉर मेंस, उन्हें क्या करना चाहिए और वो कहाँ गलती कर रहे हैं। और पॉइंट नंबर 3 जो बिगिनर्स हैं, उन्हें किन मिस्टेक से बचना चाहिए और किन चीज़ों को टारगेट करना चाहिए। तो आई होप ये तीनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आपको और भी किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ से आपके मैसेज देखकर उस पर भी एक वीडियो लाने की जल्दी कोशिश करूँगा। अब इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारा, अगर आप हमारे साथ में पढ़ना चाह रहे हैं, स्टडी आईक्यू के साथ में मेंटरशिप के अंतर्गत, गाइडेंस के अंतर्गत पढ़ना चाह रहे हैं, तो स्टडी आईक्यू दोस्तों एक बहुत शानदार ऑफर लेके आया है, जिसके तहत 40% नहीं, 50% नहीं, फ्लैट 60% ऑफ दिया जा रहा है। कितना? फ्लैट 60% ऑफ दिया जा रहा है। फिर चाहे आप आरंभ बैच खरीदते हैं, फिर चाहे आप 3 साल वाला निश्चय बैच खरीदते हैं, फिर चाहे आप अलग से इंग्लिश मीडियम सृजन बैच खरीदते हैं, या आप अलग से अबुद्ध बैच हिंदी मीडियम बैच खरीदते हैं। अभी एक और चीज याद रखिएगा, अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आप इंग्लिश मीडियम ही ऑप्ट करिएगा, अगर आपका हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम ही ऑप्ट करें, चाहे आप किसी भी संस्थान में पढ़ रहे हो। रीजन ये है कि जहां बाइलिंगुअल पढ़ाई होती है वो स्टूडेंट्स में कभी भी नोटिस करिएगा मेंस में आंसर राइटिंग में उन्हें बहुत दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि उनके पास वो शब्दावली, वो कीवर्ड्स, वो टर्मिनोलॉजीज जो चाहिए रहती है वो उनके पास नहीं होती है। वो उतना अच्छा आंसर नहीं लिख पाते हैं जितना एग्जामिनर डिमांड कर रहा है। रीजन बीइंग, मेंस में जितने भी आपके साथीगण और पेपर देने बैठे हैं वो सब भी आपके जितने ही टैलेंटेड हैं। तो इसीलिए जब भी तैयारी करनी हो, ये मेरी आपको एक एडवाइस रहेगी कि हमेशा अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो प्योर इंग्लिश मीडियम बैच की तरफ जाइए, अगर आप हिंदी मीडियम है तो प्योर हिंदी मीडियम बैच की तरफ जाइए। हाँ, अगर वनडे एग्जाम है तो वहाँ बाइलिंगुअल चल जाता है, लेकिन जहां पर मेंस है, जहां पर आंसर राइटिंग है, वहां पर यू शुड ऑप्ट अ सेपरेट बैच फॉर अ सेपरेट लैंग्वेज। ठीक है। अब ये बैच जो है, ये ऑफर जो है, ये आपको 15 जून तक के लिए दोस्तों वैलिड है। इसमें भी 60% ऑफ जो आपको मिल रहा है, ये कोड जब आप लगाएंगे AST लाइव तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आपको सब्सक्रिप्शन जो है वो सस्ता पड़े। अब सब्सक्रिप्शन आप देख रहे होंगे 9,000 रुपए में आपको 2 साल की वैलिडिटी मिल रही है, मतलब 4,500 रुपए साल का।
अगर आप देखोगे तो इतने में एयरटेल का 12 महीने का रिचार्ज हो रहा है ना। तो मतलब अगर आप इसको डे वाइज निकालोगे, मंथ वाइज निकालोगे, तो ये 10 रुपये से भी बहुत कम आ रहा है। इतना तो हम पढ़ाई के लिए, तैयारी के लिए दे ही सकते हैं, और देना भी चाहिए। शिक्षा इससे ज़्यादा कितनी सस्ती करे, है ना, या कितनी सस्ती होगी। तो शिक्षा अभी कंपैरेटिवली कॉम्पिटिटिव एग्जाम एटलीस्ट बहुत सस्ती है। अगर आप लोग ईमानदारी से डेडिकेटेडली मेहनत करना चाहते हैं तो आप ये बैच ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरा फिर प्लैटिनम बैच है हमारे पास में, जिसमें और डबल वैलिडिटी जो है वो आपको मिल जाती है। ये 16,000 रुपये मिलता है। इसमें कई एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो आपको मिल जाती है, जैसे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिल जाती है, मेंस की टेस्ट सीरीज मिल जाती है, एनसीईआरटी बुक्स मिल जाती है, एनसीईआरटी का कोर्स मिल जाता है, 5100 एमसीक्यूज मिल जाते हैं। वो सारी कई चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। और स्टडी आईक्यू का एक बेहतरीन शानदार सा ऑफर है। अगर आप केवल प्रीलिम्स भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपने जो भी फीस भरी हो, चाहे 9,000 भरी हो, चाहे 15,999 भरी हो, ये पूरी फीस आपको रिटर्न कर दी जाएगी। क्यों रिटर्न कर दी जाएगी? क्योंकि दिख रहा है स्टडी आई को कि आप डेडिकेटेडली पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप सीरियस है आपके एग्जाम के लिए, अगर आप चाहते हैं कि अपने घर वालों का सपना पूरा करें, तो आप आज से ही तैयारी शुरू करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है। ऑलरेडी हम जून में हैं और फरवरी के आसपास पेपर होने के 100% चांसेस हैं। और एक और अच्छी चीज़, जैसे जैसे इलेक्शन पास आएगा वैसे वैसे हमेशा इतिहास गवाह है कि पोस्ट बढ़ती है, और पोस्ट बढ़ रही है मतलब प्रोबेबिलिटी भी हमारी बढ़ती है सिलेक्शन प्राप्त करने की। तो टाइम को बिल्कुल वेस्ट ना करिए, समय के साथ में आप आगे बढ़िए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। किसी भी तरह का आपको डाउट है, क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप यहाँ कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर यहाँ नीचे नंबर दिया है 9289996921, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मुझसे कनेक्ट होने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है अंशुल तिवारी के नाम से। आप इसे स्कैन कर सकते हैं और मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे रूबरू हो सकते हैं। यहाँ पर स्टडी आईक्यू का हैंडल आपको दिख रहा है, एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू। यहाँ पर जितने भी हम यूट्यूब पर क्लासेस लेके आते हैं उन सब की पीडीएफ यहाँ पर मिल जाती है। जितनी भी क्लासेस होती है उन सब की पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो आई होप जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप लोगों के लिए क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी, और मैं कुछ हेल्प कर पाया हूँ आप लोगों के लिए। कुछ भी और भी टॉपिक पर रिलेटेड आप अगर बात करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि मैं कुछ आप लोगों से बात करूँ, वीडियो बनाऊँ, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करिएगा। आई वुड लव टू डू दैट। तो इसी नोट के साथ में जय हिंद, जय भारत सभी को, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल।